जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं वारुम क्लासेस। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने इशू किया है 2022 और 23 के लिए। तो जानते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या है पेपर के लिए। हमें पेपर मिलेगा 3 घंटे के लिए, उसमें 5 सेक्शन होंगे जिसमें कि 39 क्वेश्चंस हैं। हमें ये 39 क्वेश्चंस 3 आवर्स में नहीं, उससे कम में फिनिश करने होंगे, तभी हमारे मार्क्स और रिवीजन अच्छा हो पाएगा। All questions are compulsory, however internal choice is provided in some questions। यानी कि क्या है कि सभी क्वेश्चंस करने हैं, बट जो कुछ क्वेश्चंस में है इंटरनल चॉइस है। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 27 मान लीजिए, उसमें दो क्वेश्चन होंगे, और करके होगा, या तो आप ऊपर ला कीजिए या नीचे ला कीजिए, आपकी चॉइस है वो। सेक्शन ए हमारा होगा जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क फॉर एक क्वेश्चन। सेक्शन बी होगा जिसमें 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क एक क्वेश्चन के लिए। सभी क्वेश्चंस को हमें 30 से 50 वर्ड्स के अंदर अंदर फिल करना होगा, यानी कि 3 से 4 लाइनें आराम से हमें फिल करनी होंगी। सेक्शन थर्ड आता है जिसमें कि हमारे 7 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि 3 मार्क एक क्वेश्चन कैरी करता है, जिसकी वर्ड लिमिट है 50 टू 80 वर्ड्स, यानी कि 5 से 7 लाइनें फिल करनी होंगी। सेक्शन डी आता है 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 मार्क फॉर एक क्वेश्चन, जिसमें कि 80 टू 120 वर्ड लिमिट होगी, यानी कि आप समझ सकते हैं हाफ शीट आपको भरनी होगी। हो सके तो पूरी भर दीजिएगा अगर डायग्राम बनाना हुआ तो। लास्ट हमारा आता है सेक्शन ई, जिसमें कि 3 सोर्स बेस या केस बेस्ड यूनिट होते हैं, जो कि मतलब 4 मार्क का होता है एक क्वेश्चन। कैसे आएंगे इसमें, कोई ऊपर स्टोरी या कुछ केस बना के देंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, और एक जो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है वो 4 मार्क कैरी करेगा। तो ये था हमारा जो भी स्ट्रक्चर था, पैटर्न था पेपर का। तो अब डिस्कस करते हैं हमें क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर में। पहला हमारा आता है सेक्शन 1, जिसमें कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। पहला क्वेश्चन है द चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें पूछा गया है कि लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों होगा। आप समझिए, अगर डायग्राम भी नहीं होता तो मोस्ट लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज होएगा। या तो वो बेस जा रहा है तब चेंज होएगा, या कुछ एसिडिक जा रहा है तो चेंज होएगा। तो यहाँ पे हमारा है कि प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ बेस। थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस इन द सॉल्यूशन। एंड फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट्स एज ए इंडिकेटर। यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट आंसर होएगा वो थर्ड होएगा, प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस इन द सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे हमारा डायग्राम के हिसाब से देखें तो H प्लस रिलीज होगी, जो कि एसिडिक होती है, तभी हमारा चेंज होगा। ये जो हमारा फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये कुछ भी एसिडिक चीज के लिए हो सकता है, बट जो H प्लस है वो स्पेसिफिक है कि इस डायग्राम में दिखा रखा है ट्यूब से रिलीज होगी, तो वो हमारा कलर चेंज कर देगा। तो हमारा आंसर आता है सी। सेकेंड क्वेश्चन आता है इन द रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इसमें क्या है कि हमें इक्वेशन दिया है, पूछ रखा है क्या क्या चीज है। ऑप्शन ए आता है Mn2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to H2O। नहीं, ये हमारा गलत है। बी आता है MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to Cl2। हाँ, हमारा यहाँ पे सही आता है, क्योंकि MnO2 है वो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Mn HCl में से H को डिस्प्लेस करके MnCl2 बना रहा है यहाँ पे, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है। और जो 4HCl है, या जो HCl है वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे हमारा Cl-1 में है, H+1 में है, और यहाँ पे हमारा Cl क्या है, 0 में हो रहा है, यानी -1 से 0, यानी कि पॉजिटिव साइड, यानी बढ़ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। आंसर आता है बी। थर्ड आता है हमें ये एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें कि एक बर्नर दिखा रखा है, ये मैग्नीशियम रिबन है, वोज ग्लास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और बर्न किया जा रहा है यहाँ पे। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शन शोन इन द अबव सेट। ऑप्शन ए है ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी है कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व्ड। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। रेडिश ब्राउन गैस विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व्ड। यहाँ पे हमारा आंसर आता है सी, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है वो व्हाइट लाइट के साथ बर्न होता है। अगर आप कभी प्रैक्टिकल के लिए या लैब में गए होंगे तो आपके टीचर ने दिखाया होगा कि ये मैग्नीशियम रिबन होता है, इसे बर्न करेंगे तो वो व्हाइट लाइट के साथ बर्न होता है।
अगर नहीं भी आपने देखा तो ये याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आता है विद द रेफरेंस ऑफ फोर गैसेस CO2, CO, Cl2 एंड O2 विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। यहाँ पे हमें ऑप्शन है, यहाँ पे ये एक एसिडिक ऑक्साइड का कॉलम है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का कॉलम है, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन का कॉलम है, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोडक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन लगाना पड़ता है। जैसे कि समझिए एसिडिक ऑक्साइड है तो CO होता है ना, वो न्यूट्रल रहता है, तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन छट गए, B और C, यानी कि CO2 एसिडिक होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब जैसे ही आप सेकंड कॉलम पे जाएंगे, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको Cl2 और O2 दे रखा है। अगर आपने ये सुना होगा कि जो वाटर है उसमें क्लोराइन डाला जाता है ताकि वो मतलब कि जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाए, और उसका क्या है कि वाटर का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, आपका यहाँ यही से आंसर आ जाएगा B। CO2 हो गया एसिडिक, Cl2 ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में आता है। अगर ये भी नहीं आ रहा तो अगले कॉलम पे बढ़ जाइए कि प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, कि हम क्या छोड़ते हैं, हम CO2 प्रोड्यूस करते हैं और O2 लेते हैं, तो यहां से भी हमारा आंसर आ सकता है B। तो ऐसे ही आपको एलिमिनेट करते करते सभी के आंसर्स टिक कर देने हैं। क्वेश्चन फिफ्थ आता है, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन in a test tube containing green ferrous sulfate solution it will be observed that ferrous sulfate solution, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो क्या ऑब्जर्व करते हैं। turns blue and a green substance is deposited on the copper coin, turns colorless and a gray substance is deposited on the copper coin, turns colorless and a reddish brown substance is deposited on the copper coin। लास्ट ऑप्शन आता है remains ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है D, रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन रहेगा और जो कॉपर कॉइन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये क्या है कि रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो वो वैसे का वैसा रह गया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 आता है, अनीता एडिड अ ड्रॉप each of dilute acetic acid and a dilute hydrochloric acid on pH paper and compared the color, which of the following is the correct conclusion। तो हमें अब कंक्लूजन बताना है। अनीता है एक लड़की, उसने क्या किया, लिटमस पेपर या पीएच पेपर है उस पे क्या किया, एसिटिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। अब आप समझ गए होंगे कि एसिटिक एसिड कमजोर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा हाई पावरफुल एसिड होता है, तो ऑब्वियसली उनमें कलर चेंज तो आएगा ही, मतलब डिफरेंस आएगा, एक ज्यादा डार्क कलर शो करेगा, एक लाइट कलर शो करेगा। अब यही आपको ऑप्शंस में छांटना है कि कौन सा है। पहला ऑप्शन है पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहीं पे हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि जो पीएच है ना वो ज्यादा एसिडिक एसिड का रहेगा, क्योंकि वो कम एसिडिक है। और आपने देखा होगा जो ज्यादा एसिडिक होता है ना उनका पीएच कम होता है, 1-2 के आसपास आता है, और जो कम एसिडिक होते हैं उनका हमारा 5-6-7 के आसपास आता है। तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर आ गया। 7 आता है, द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, हमें करेक्ट बताना है। अब इसमें है ये फर्स्ट दे रखा है हमें, आप पहले तो कंपाउंड्स देखिए, फॉर्मूला जो भी दे रखे हैं, फिर आपको समझ आएगा किसी में कुछ कुछ चीजें कॉमन है, किसी में कुछ अलग है। अब फिर ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन ए बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अच्छा भाई। बी है सी डी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सी कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। डी है एसिड एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस बी टू डी। जहां तक मैं बता पा रहा हूं यहाँ पे हमारा आंसर आता है सी, क्योंकि जो ये हमारा अनसैचुरेटेड है ए वाला फॉर्मूला, इसमें अगर कैटलिस्ट की मदद से हाइड्रोजन डालेंगे तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो ये डबल बॉन्ड है ये हट के सिंगल बन जाएगा, यानी कि ये ए से सी बन रहा है, तो डायरेक्ट हमारा सी ऑप्शन आ जाता है। 8th क्वेश्चन आता है, इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। अब हमें ये बताना है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ये है, एक तो अपर लेयर है फर्स्ट, फिर बीच में आता है सेकंड वाला जो ये है मीडियम वाला, फिर थर्ड वाली आती है ये, और फिर फोर्थ आती है जो सबसे नीचे है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी, जो हमारी सेकंड और थर्ड लेयर होती है ना, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वहीं पे करता है, क्योंकि यहीं पे हमारे जो
क्लोरोफिल्स वगैरह होते हैं प्रेजेंट होते हैं। 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स that can absorb the gas which is evolved as a byproduct of respiration। तो यहाँ पे हमारा ये आपने काफी हाईलाइट कर रखा है एनसीईआरटी में, ये एक्टिविटी है जिसमें कि एक गैस को अगर ये प्लांट पर रखे जार के अंदर और एक क्या कहते हैं केमिकल रखे तो वो एक टाइप की गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो इससे हमने ये निकाला था कि जो प्लांट्स है वो प्रोडक्ट में वो गैस निकालते हैं, तभी वो जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो उसे एब्जॉर्ब कर पाता है। और वो हमारा कौन सा था केमिकल सब्सटेंस? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 10th क्वेश्चन आता है। इन अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर डॉर्फ पी प्लांट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल? ये आपका हेरिडिटी चैप्टर से क्वेश्चन है। What percentage of F1 and F2 generation respectively will be toll? तो ये पूछा गया है कि कौन से हमारी F1 और F2 की कितनी क्या टोल होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है डी, जो F1 वो 100% टोल रहेगी और जो 75% है वो F2 जनरेशन रहेगी। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट प्लांट था वो क्या था? टोल पी प्लांट था, और सेकंड था हमारा बोना छोटा पी प्लांट था। तो उससे हमारा आंसर आता है, पहले तो हमारा 100% रहेगा F1 और सेकंड हमारा 75% रहेगा F2 जनरेशन टोल। 11th क्वेश्चन आता है। ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स अप्रोप्रिएटली? आपको 3 ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रखे हैं, A, B और C। अब बताना है हमें कौन सा सही बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है डी, जिसमें कि सिर्फ जो C है ना वो सही बता रहा है, क्योंकि जो रूट्स होती है वो ग्राउंड में जाती है, ग्राउंड में क्या रहता है? पानी रहता है, इन्हें प्रोटीन्स मिनरल्स चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो ये सॉइल की तरफ इसका क्या रहता है? मूवमेंट रहता है। और जो हमारा ये ऊपर का पार्ट होता है, स्टेम वगैरह लीव्स, इनका ऊपर की तरफ पार्ट होता है, क्योंकि इसे एटमोस्फेयर से लेना पड़ता है जो भी इसे नीड्स होती है। तो सी ऑप्शन हमारा है जहां पे हमारा सही आंसर आता है ट्रॉपिक मूवमेंट शो करने का। 12th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डायग्राम शोन बिलो डिपिक्ट्स पोलिनेशन, चूज द ऑप्शंस दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग्स। मतलब कि मैक्सिमम वेरिएशन दिखाना है कि कहां पे ज्यादा होएगा, A, B और C तीनों मतलब 3 में, या B और D में, या B, C, D में, या A, C में। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है B, जिसमें कि B और D में ज्यादा क्या है? वेरिएशन होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि देखो जो ये वाला प्लांट है ना, यहां से डायरेक्ट, और ये वाला प्लांट है यहां से डायरेक्ट इसके फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है, यानी एक इस स्पीसीज से दूसरी पे डायरेक्ट जा रहा है, तो वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। और डी में भी सेम ऐसे, इसमें यहां से इससे इस वाले में जा रहा है, तो डायरेक्ट एक फ्लावर से दूसरे में मतलब पोलिनेशन हो रहा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा वेरिएशन के चांसेस रहते हैं। और सी और ए में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये जो फ्लावर है ना, इसका अपने आप में अंदर ही हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन, और इसमें भी अपने आप ही हो रहा है, तो वेरिएशन बहुत कम होता है इसमें। 3rd क्वेश्चन आता है। ए कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स, कोजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर्स टू बिकम हॉट। एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसमें पूछा अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, या कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा और फिर डिक्रीज करने लगेगा। तो हमें जैसे पता है जो टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी किसी भी वायर का बढ़ता है, तो उसके साथ हमारा क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा। सी ऑप्शन। 14th क्वेश्चन आता है। ए कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये एक कॉपर वायर है और ये दो पोल्स के बीच में हमने रख रखा है। तो क्वेश्चन क्या है? द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज्ड ओवर, इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन बी फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो इसमें ये डायरेक्शंस हैं, तो पूछा है कि कौन से में हमारा जो है फोर्स डायरेक्ट करेगा। A1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि कितनी डायरेक्शंस में ये अपने क्या है फोर्स को एक्ट कर सकेगा। एक डायरेक्शन में, 2 में, 3 में, 4 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। या तो एक साइड नॉर्थ में जाएगा या फिर साउथ में जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि करंट किस साइड है और पोल किस साइड है। जो आपका मैग्नेटिक चैप्टर में वो फैराडेज राइट हैंड रूल है, उसके हिसाब से आप डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अगर
एक साइड करंट आ रहा है तो एक डायरेक्शन में जाएगा, अगर रिवर्स कर देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या कहते हैं, फोर्स लगने लगेगा। तो दो डायरेक्शन आती है, या तो नॉर्थ या साउथ। 15th क्वेश्चन, यहाँ पे एक वायर दे रखा है जिसका डायमीटर है d, मेटेलिक कोर है, प्लास्टिक इंसुलेशन है, L लेंथ है। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर L, लेंथ L, diameter d, length L, a decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in। तो अब ये पूछा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कम कैसे होएगा। हमने पीछे ही पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो सी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अगर लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा तब भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो हमारा क्या है, ये फॉर्मूला आता है ना, R इक्वल टू रो L बाई A। इसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल कौन है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस या डायमीटर पे। तो अगर डायमीटर का इंक्रीज करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम होएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आता है, बी। 16th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न correctly describe the magnetic field around a long straight wire carrying current। यानी कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें ये करंट जा रहा है, तो उसमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स में बढ़ती जाती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन था, आप दिखते ही झट से डी आंसर लगा सकते हैं इसमें, कोसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड अराउंड द वायर। 17th क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 17 to 20 तक क्वेश्चंस आते हैं हमारे एजर्सन रीजन के। एजर्सन रीजन के आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप है 1 मार्क में। उनमें क्या रहता है कि जिसमें 2 स्टेटमेंट रहेगी, एक होती है एजर्सन, दूसरा होता है उसका रीजन। जरूरी नहीं वो रीजन मतलब दे रखा होता, हमें फाइंड करना होता है कि वो रीजन है या नहीं है। तो इनको हमें 4 ये ऑप्शन होते हैं, इनमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। या तो दोनों एजर्सन रीजन ठीक है और जो रीजन दिया है वो उस एजर्सन का ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, या ऑप्शन बी है होएगा दोनों सही है बट जो रीजन है वो उसका नहीं है, करेक्ट नहीं है ऊपर वाली स्टेटमेंट से रिलेटेड। सी ऑप्शन रहेगा एजर्सन ठीक है बट रीजन फॉल्स है, या एजर्सन फॉल्स है रीजन ट्रू है। तो 17th क्वेश्चन है, इसमें जो हमारी ये सिल्वर ब्रोमाइड है डिकम्पोजिशन यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये बिल्कुल सही बात है, ये आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा। और रीजन क्या है कि लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इस जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लाइट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, ये हमारा रीजन क्या है, गलत है। तो ये हमारा कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा 17th क्वेश्चन का। 18th, height in a pea plants is controlled by efficiency of enzymes and is thus genetically controlled। हाँ ये सही बात है ना कि जो भी हाइट होती है कि पी प्लांट की, क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो जेनेटिकली कंट्रोल होती है और एंजाइम्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है कितनी बड़ी होएगी या कम होएगी। रीजन क्या है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। रीजन भी हमारा ठीक है कि जो डीएनए होता है उसी में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है हमारी जीन्स वगैरह की, और उसी इंफॉर्मेशन की मदद से हमारे अंदर वो एंजाइम्स वर्क करती हैं और उसी से हमारी हाइट कंट्रोल रहती है। तो यहाँ पे हमारा एजर्सन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। तो 19th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला एजर्सन है, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ एम्फीबियंस टॉलरेट कर पाते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, वो इसी वजह से रह सकते हैं। रीजन क्या है कि वो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है उनके पास, उन एनिमल्स के पास। हमारे यहाँ पे रीजन गलत है बट एजर्सन हमारा क्या है, सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है। बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। 20th क्वेश्चन में एजर्सन है, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको पता होगा वो ऐसे रिंग्स में होता है, करंट कैरी करता है जब इसमें, और इसमें से हम करंट कैरी करवाते हैं। इट कम्स टू रेस्ट इन जियोग्राफिकली नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। हाँ ये हमारा एजर्सन राइट इसलिए है क्योंकि जब करंट कैरी करेंगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे और मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने आप ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर देगी। और रीजन क्या है, on one end of a current carrying straight solenoid behaves as a north pole and as a south pole just like a bar magnet। हाँ यहाँ पे रीजन भी ठीक है ना, क्योंकि जब करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी और एक जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, तभी वो जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है ए, यानी कि दोनों जो है हमारे हैं वो
सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हमारे जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो फिनिश होते हैं। अब हम सेकंड सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।